पहले तो मैं आपने निजी शिक्षण संस्थानों को आमंत्रित किया और हमें बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान सरकार ने पिछले कई सालों में संख्यात्मक वृद्धि के लिए बहुत प्रयास किए हैं। हमारे अधिकारीगण ने बताया कि इसमें भी उन्हें संघर्ष तो करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी गांव-गांव, डाणी-डाणी तक स्कूलें पहुंची है और संख्या में काफ़ी नामांकन में वृद्धि करने का प्रयास राज्य सरकार ने किया है। उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ राज्य सरकार को और साधुवाद देता हूँ। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बहुत काम करना बाकी है। हम लोग प्राइवेट स्कूलों में गुणवत्ता के ऊपर कार्य करते हैं, करना हमारी मजबूरी भी होती है, क्योंकि अगर हम गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करेंगे तो प्रतिस्पर्धा में हम टिक नहीं सकते। अभी आदरणीय सर ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों की और सरकारी स्कूलों की आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और ना होनी चाहिए। आदरणीय सर ने कहा कि कलेक्टर साहब का या एसपी साहब का बच्चा मारू स्कूल में या एसके स्कूल में पढ़ता है। अब हम उससे थोड़ी आगे की बात करते हैं कि कलेक्टर साहब का या एसपी साहब का ही नहीं, डॉक्टर और जेईएन साहब का बच्चा भी तो एसके में या मारू में नहीं पढ़ता, बल्कि वो कोटा या सीकर की किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ता है। तो आज हमारी जो सबसे बड़ी समस्या निजी स्कूल के रूप में है, वो प्रतिस्पर्धा या किसी तरह के आपस में भी नहीं है और न ही हमारी सरकारी स्कूलों से है। हमारी प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से है कोचिंग संस्थानों से, और जिनका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव प्राइवेट स्कूलों पे आज पड़ रहा है, लेकिन थोड़े ही समय में उसका दुष्प्रभाव सरकारी स्कूलों में भी पड़ने लग जाएगा। विशेष करके साइंस के स्कूलों में, साइंस क्लासेस में, साइंस के टीचर्स की जो वैकेंसीज है, साइंस के टीचर्स की जो आवश्यकता है, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं और मैं इससे संबंधित जो पीड़ा भोग रहे हैं हम लोग प्राइवेट स्कूल के, कि आजकल पूरे हिंदुस्तान में, मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में डमी स्कूलों का प्रचलन हो चुका है। यानी बच्चे का नामांकन किसी स्कूल में होता है, बच्चे का नामांकन या हाजिरी किसी एक्स स्कूल में होती है, लेकिन वास्तव में बच्चा पढ़ रहा है कोटा या सीकर के किसी कोचिंग में। और ये ही परिणाम है कि अगर आज 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अगर कोटा में है, 1 लाख के करीब स्टूडेंट अगर सीकर में है, तो वो आपकी हमारी स्कूलों में ही कहीं ना कहीं वो उनका डमी रजिस्ट्रेशन और नामांकन हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है जो हम आप सबके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की भी और विद्यार्थियों की भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो सकती है और उसको किसी पोर्टल से लिंक किया जाए, पीएसपी पोर्टल या सरकार का जो पोर्टल है उससे अगर लिंक किया जाए, तो ये जो डमी हाजिरी की बात है, जो डमी स्कूल होते हैं, यहाँ तक कि हाजिरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी डमी होते हैं। प्रैक्टिकल की कोई तैयारी नहीं होती, बच्चा पूरे साल भर कोई प्रैक्टिकल नहीं करता, लेकिन 12वीं में उसको प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर मिलते हैं। ये विडंबना है, इसको रोकना चाहिए हम सबको मिलकर के। दूसरा जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, उसमें जो प्राइवेट स्कूलों को भुगतान किया जाता है, वो हम निवेदन करते हैं कि स्कूलों को नहीं किया जाए, बल्कि DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से, सीधे लाभार्थी को, विद्यार्थी या उनके अभिभावक को किया जाए, उसे एम्पावर किया जाए कि उस वाउचर से वो अपनी इच्छा की किसी क्वालिटी स्कूल में जाकर के एडमिशन ले पाए। तो ये जो जितना भी इसके पीछे का एक्सरसाइज होती है, शिक्षा विभाग का बहुत अमूल्य समय जाता है, प्राइवेट स्कूलों का बहुत अमूल्य समय इसमें खर्च होता है। अगर हम इस पर DBT सिस्टम लागू कर दें तो बहुत अच्छी क्वालिटी पर ध्यान दिया जा सकता है। प्राइवेट स्कूलों को क्वालिटी तब इसलिए ज़्यादा आएगी कि जिसके पास वाउचर होगा उस बच्चे को आकर्षित करने का हर स्कूल प्रयास करेगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो। इस तरह से क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव होगी, क्योंकि जिस बच्चे के पास वाउचर है वो एक तरह से कैश के समान ही है। इसी तरह से अगला बिंदु करना चाहेंगे कि जो अभी इसमें दिया हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में जो व्यवस्था है, उसमें बोर्ड परीक्षा का औचित्य क्या रहेगा, क्या बोर्ड की 2030 में आवश्यकता रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बोर्ड की आवश्यकता तो आज भी नहीं है। आज बोर्ड भी इररिलेवेंट हो चुका है, क्योंकि कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान में, यहाँ तक कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए भी CUET एग्जाम लागू हो चुका है। बिना एंट्रेंस एग्जाम्स के
बच्चा यूनिवर्सिटी के सामान्य ग्रेजुएशन कोर्स में भी एडमिशन नहीं ले पाता। बोर्ड के नंबरों का कहीं कोई महत्व नहीं है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, इनकी तो बात ही क्या करें। मेडिकल और इंजीनियरिंग में जिसको भी प्रवेश लेना उसे जेईई और नीट एग्जाम देना पड़ता है और कॉलेज में एडमिशन के लिए भी सीयूईटी देना पड़ता है। तो बोर्ड के एग्जाम का वैसे कोई औचित्य बचा नहीं है। 2030 तक तो और भी ये समाप्त हो सकता है। तो इसके लिए बोर्ड को अपने स्तर को सुधारना होगा। आज मैं आप सबके माध्यम से ये शिक्षा विभाग में भी और उच्च स्तर पर ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज बोर्ड की जो स्तर है परीक्षा का, मूल्यांकन का, पाठ्यक्रम का, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन का, तो काफी स्तर उनका गिर चुका है। क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं हम निवेदन करते हैं कि जो उसका वीक्षण कार्य है उससे लेकर के परीक्षा प्रश्न पत्र निर्माण से लेकर के वीक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य, इनका केंद्रीकृत मूल्यांकन हो। 20% सत्रांक बंद होने चाहिए, क्योंकि 20% सत्रांक की वजह से बच्चे को पास फेल का कहीं कोई डर नहीं है। बच्चा पूरी तरह से डमी अगर हो रहा है तो वो सत्रांक की वजह से हो रहा है। पास होने के लिए उसे सिर्फ 13 नंबर चाहिए, वो एन के प्रकार कहीं से भी ले आता है। अगर जब तक सत्रांक रहेंगे तब तक इन बोर्ड परीक्षाओं का कोई वेटेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम्स के अलावा बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों का उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए वेटेज होना चाहिए। 50% परीक्षा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हो और 50% बोर्ड का वेटेज हो। जब तक ये नहीं होगा, इसको उच्च स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम सबको मिलकर के लागू करना होगा। तब तक जैसे बोर्ड परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं है, उसको हमें लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से आज के कुछ वर्षों पहले तक बोर्ड के टॉपर्स की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती थी। मेरिट लिस्ट आजकल डिक्लेयर करना बंद हो चुका है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनता है, इससे प्रतिभाशाली विद्यार्थी को प्रोत्साहन मिलता है, पुरस्कार, स्कॉलरशिप, विभिन्न स्तरों पर उसकी पहचान होती है। इसलिए बोर्ड को मेरिट लिस्ट दोबारा से डिक्लेयर करना चालू होना चाहिए। जिला स्तर पर कोई बच्चा जब मेरिट में आता है तो उसे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, उसका मान सम्मान और आगे की कोई शिक्षा के लिए उसके द्वार खुलते हैं। ये वापस शुरू की जानी चाहिए। सबसे बड़ा जो आज कोटा में और सीकर में भी अभी पिछली 2 मिनट में सीकर में भी 2 दिन पहले एक सुसाइड हुई थी कोचिंग के बच्चे की, और कोटा में 23 बच्चे इसी 7-8 महीने के अंदर सुसाइड कर चुके हैं। तो उस पर बहुत हम सबको, शिक्षा विभाग को सबको बहुत दुख व्यक्त करना चाहिए और इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। और इसको रोकने के प्रयास में हम ये कहना चाहते हैं कि कोचिंग संस्थानों को शिक्षण संस्थानों की परिभाषा में लाना चाहिए। आज छोटी सी कोई भी कारोबार अगर कोई करता है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस के, बिना किसी अनुमति के तो छोटा मोटा कारोबार भी नहीं कर पाता। लेकिन अफसोस की बात है कि कोचिंग क्लासेस को रेगुलेट करने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 राजस्थान में बन चुका है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उसकी रूलिंग अभी नहीं जारी हुई है, उसकी जिम्मेदारियां अभी तक तय नहीं की है। मेरा निवेदन है कि कोचिंग क्लासेस का नियंत्रण शिक्षा विभाग के पास आना चाहिए, जिला के पास आना चाहिए, और हर कोचिंग क्लासेस का रजिस्ट्रेशन हो, रेगुलेशंस हो, उनके लिए निर्धारित किया जाए। आज हम जैसे प्राइवेट स्कूलों के लिए बहुत सारी बंदिश है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मान लीजिए, आरटी की मान लीजिए, फीस रेगुलेशन एक्ट की मान लीजिए, पीएफ, पीएसआईसी, बहुत तरह की प्रतिबंध है। कक्षाओं की क्या साइज होनी चाहिए, लेकिन कोचिंग क्लासेस के ऊपर कोई भी नियम नहीं है। 300 400 बच्चे के क्लास में बिठाते हैं, हॉल में माइक के साथ में, किसी पर कोई ध्यान नहीं है। मेरिट के आधार पर सेक्शन रीशफल कर देते हैं, टॉप सेक्शन को केवल अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, बाकी बच्चों पे कोई ध्यान नहीं होता। जी मैडम, बस हो गया मेरा। आप तो एक तो ये है कि कोचिंग क्लासेस को रेगुलेट करने के लिए शिक्षा विभाग प्रयास करे और रेगुलेशन एक्ट जो बना हुआ है उसे लागू किया जाए। दूसरा, अगर ये संभव हो तो कोचिंग क्लासेस का विकेंद्रीकरण, सिर्फ कोटा या सीकर कोई क्यों, किसी भी जगह पर कोई स्कूल भी अगर कोचिंग क्लासेस के बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराना चाहता है, सुबह या शाम, बिफोर एंड आफ्टर स्कूल, स्कूल टाइम के अंतर्गत नहीं, बिफोर एंड आफ्टर अगर स्कूल के
वो तैयारी करना चाहता है तो उनको तैयारी करने का अवसर दिया जाए, जिससे कि वो घर के नजदीक अच्छी शिक्षा ले सके। खाने पीने की टेंशन की पेरेंट्स के पास दूर रहने की वो समस्याएं सारी समाधान हो सकती है। छोटा सा नियम अगर हम लागू कर दें कि स्कूलों को छूट दे दी जाए कि वो किसी कोचिंग के साथ टाई अप करके या उनके साथ कोई कोचिंग की व्यवस्था कर दे तो घर के नजदीक बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिल सकती है। स्कूल समय में तो कोचिंग चलनी नहीं चाहिए। आज अफसोस की बात है कि कक्षा 6 से, जी मैडम, कक्षा 6 से बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं, जहां पर उनको कोई आवश्यकता नहीं है। 6 से 10 तक कोचिंग पे जाना बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए। पहले तो ये केवल 12वीं पास को लेते थे, फिर 11वीं और 12वीं को लेने लग गए। अब तो कक्षा 6 से बच्चा कोचिंग में जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों को बहुत बड़ी चुनौती मिली हुई है कोचिंग क्लासेस से, लेकिन अब सरकारी स्कूल भी इससे छूटे नहीं रहेंगे। इसकी आज संख्या और उस पर आएगी आगे। हेलो, हाँ जी सर, धन्यवाद सर। जी सर, शिक्षकों की बस मेरा निवेदन है कि कोई भी अगर स्कूल में कोई दुर्घटना हो जाए तो जांच करने के पश्चात ही स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, बिना जांच के नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे सुझाव है।